गुड मॉर्निंग सर। वो सूट बूट पहने, बालों को अच्छे से सेट किए, एक हाथ पैंट की जेब में डाले, चेहरे पर ढेरों संजीदगी लिए ऑफिस में दाखिल हुआ तो सबने उठकर अदब से गुड मॉर्निंग कहा। वो सर के इशारे से जवाब देता, नाक की सीट में चलता, अपने ऑफिस रूम में सीधा घुसा था। उसके पीछे ही उसका सेक्रेटरी अहमद भी हाथ में चंद फाइल्स पकड़े दाखिल हुआ। सर, कुछ पेपर्स, ये आपके साइन चाहिए इन पर, और ये आज की मीटिंग की फाइल। अहमद ने उसके सामने फाइल्स रखते कहा, अहमद तुम ये सब छोड़ो, मेरा एक बहुत ज़रूरी काम करो। मैं तुम्हें एक गाड़ी का नंबर भेज रहा हूँ। 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे सारी डिटेल चाहिए कि वो किसकी गाड़ी है, कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, और उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली की भी डिटेल दो मुझे। ठीक 2 घंटे के बाद मुझे सब कुछ यहाँ अपनी टेबल पर मौजूद चाहिए। अगर 2 घंटे से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो तुम अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ लेना। राइट फ़ोन पर गाड़ी का नंबर उसे भेजते हुए सख्त लहजे में कहता, फाइल खोलकर पढ़ने लगा, जिसका मतलब था कि अब तुम जा सकते हो। अहमद भी अपना फ़ोन चेक करता, ओके सर कहता, बाहर निकल गया। अहमद के बाहर जाते ही राइड ने फाइल्स बंद की और आंखें बंद करके कुर्सी की पुष्ट पर टेक लगा के बैठ गया। बंद आंखों के सामने सुरमई आंखें लहरा गईं, जिसकी वजह से उसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई। वो बेचैनी से बैठा अहमद का इंतजार कर रहा था, और इस 1.5 घंटे में हर 1 मिनट के बाद राइट की नजरें दरवाजे की तरफ उठ रही थी। वो टांग पर टांग चढ़ाई इस तरह भी कैफियत में एक पाँव मुसलसल हिला रहा था। मजीद 5 मिनट गुजरे जब अहमद हाथ में एक फाइल पकड़े रूम में दाखिल हुआ। इतनी देर लगा दी तुमने? उसके आते ही राइट फौरन सीधा हुआ, सर अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए, मैं तो टाइम से पहले ही आ गया हूँ। अहमद ने उसकी तला में इजाफा किया तो राइट ने उसे घूरा, फालतू बातें मत करो और मुझे सारी डिटेल दो। राइट ज़रा तेज़ लहजे में बोला तो अहमद ने गड़बड़ाकर फाइल खोलकर उसके सामने रख दी। सर, ये गाड़ी मोहम्मद मिर्ज़ा के नाम पर है। मिर्ज़ा साहब का अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। उनकी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं, 2 बच्चे हैं। एक बेटी है आयला जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके घर में ही रहती है, और एक बेटा है हुसैन जिसे उन्होंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, और बीवी हाउस वाइफ है। उसने सुकून से सारी तफसील उसके गोश गुजार की। और उनके घर का एड्रेस? दिलचस्पी से सुनते आखिर में एक आईब्राउ उचकाए वो सवाल कर गया, जी सर, इस फाइल में मौजूद है उनके घर का एड्रेस भी और ऑफिस का एड्रेस भी, और सर साथ साथ सबके फ़ोन नंबर्स भी हैं। अहमद ने फाइल की जानिब इशारा किया जो उसने देखने तक की जहमत नहीं की। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो वापस कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पैवस्त किए इत्मीनान से बोला, सर जो फाइल्स पर साइन करने थे वो? मैंने कहा जा सकते हो, उसने स्पार्ट अंदाज में कहा तो अहमद हाँ में सर हिलाता बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही राइट ने हाथ बढ़ाकर वो फाइल उठाई और एक एक लफ्ज़ गौर से पढ़ने लगा। जहाँ उसकी ज़ुबान रुकी वो लफ्ज़ आयला था। कितनी ही देर तक वो आयला का नाम दोहराता रहा, फिर खुद ही अपनी हालत पर मुस्कुराता सर झटक कर दूसरी जानिब मुतवज्जो हुआ। जुज़लान 7 स्टार रेस्टोरेंट में बैठा महविश का इंतज़ार कर रहा था। ये उसका फेवरेट रेस्टोरेंट था जहाँ वो अक्सर आता जाता था। रश से अलग रेस्टोरेंट के बैक साइड पर पूल के साथ शानदार सी मेज़ और कुर्सियाँ रखी थी जो सिर्फ़ और सिर्फ जुज़लान खान के लिए वक्फ होती थी। आज जुज़लान यहाँ महविश से मिलने के लिए आया था। उसने फ़ोन करके महविश से मिलने का पूछा, और जैसे महविश तो इसी इंतज़ार में बैठी थी उसके यहाँ जुज़लान ने पूछा, और वहाँ उसने हाँ कर दी। जुज़लान अपने आदमी को भेजना चाहता था उसे लाने के लिए यहाँ, लेकिन उसने इनकार कर दिया और जुज़लान से लोकेशन पूछकर खुद ही आ रही थी। महविश एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी, जिसकी वजह से वो नहीं चाहती थी कि उसके घर वालों को पता चले कि वो किसी लड़के से मिलने जा रही है। तभी खामोशी से अपने घर से निकल आई थी। जुज़लान यहाँ पिछले आधे घंटे से बैठा महविश का इंतज़ार कर रहा था। उसे इंतज़ार करना सख्त नापसंद था, मगर ये उसकी मजबूरी थी कि उसे इंतज़ार करना पड़ रहा था। वो ऐसे ही महविश जैसी हसीन दोशीज़ा को हाथ से जाने तो नहीं दे सकता था। वो अपने फ़ोन में मसरूफ़ था जब महविश को उसका गार्ड वहाँ छोड़ कर गया। उसने कुछ गार्ड दरवाजे पर ही खड़े कर दिए थे ताकि अगर महविश आए तो कोई उसे रोके नहीं और वो आसानी से उस तक पहुंच सके। सॉरी, मुझे देर हो गई, वो माजरत ख्वाना लहजे में कहती उसके सामने खड़ी हुई। कोई बात नहीं, बैठो, उसने नरमी से कहते कुर्सी की जानिब इशारा किया तो वो मुस्कुराती हुई हाथ में पकड़ा क्लच टेबल पर रखती बैठ गई। कोई मसला तो नहीं हुआ तुम्हें यहाँ तक आने में? जुज़लान ने मसनूई फिक्रमंदी से पूछा। थोड़ा सा हुआ, महविश अंगूठे और उंगली के दरमियान फासला उसे दिखाती आंखें छोटी किए बोली तो वो हंस दिया। मैंने तो कहा था कि गाड़ी भेज देता हूँ, मगर तुमने ही मना कर दिया। वो आप जनाब का तकल्लुफ़ भूल कर दोस्ताना अंदाज में बोला, असल में मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ, अगर वहाँ के लोग मुझे लेने के
लिए एक शानदार सी गाड़ी उनके सामने आ जाती तो लोग तरह तरह की बातें करते। वो धीरे से मुस्कुराई। मैं समझ सकता हूँ। जोजलान ने एक अच्छे इंसान की तरह का कुछ ऑर्डर करें। उसने मेन्यू कार्ड उसके सामने किया तो महविश ने झिझकते हुए पढ़ना शुरू किया। वहाँ हर चीज़ बहुत ही महंगी थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या मंगवाए, इसलिए उसने अपने लिए एक सैंडविच का ही ऑर्डर किया। ऑर्डर देने ऑर्डर देने के बाद जुज़लान ने तसबज़ब से लब चबाती महविश को गहरी नज़रों से देखा। वो बार बार कुछ कहने के लिए मुंह खोलती और फिर वापस बंद कर लेती। शायद वो कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पा रही थी। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहती हो? जुज़लान के पूछने पर उसने झिझकते हुए अपनी बात शुरू की। वो हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की है, वो आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मैं भी सुबह से ही अमल की बातें सुनने के बाद थोड़ी सी परेशान हो गई, इसलिए अब उसने इस बारे में सीधा जुज़लान से ही बात करने का सोचा। क्या कह रही थी? वो सुकून से बोला, यही कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, जैसा आप हमें दिखाते हैं आप वैसे हैं ही नहीं, और आपने बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी भी बर्बाद की है। वो रुक रुक कर मोहतात अंदाज में बोली कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, जबकि जुज़लान खान उसकी बात सुनने के बाद दिल में सोचने लगा कि वो लड़की कह तो ठीक रही थी। तो तुम बताओ, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि जैसा उस लड़की ने कहा मैं वैसा ही हूँ? जुज़लान ने ढेरों मासूमियत चेहरे पर सजाए हुए पूछा। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। उसके बहुत से दुश्मन थे, कोई भी उसे नीचा दिखाने के लिए ये बात कर सकता था, मगर जुज़लान खान भी अपने नाम का एक था। उसने लोगों के सामने अपनी इमेज इतनी अच्छी बनाई थी कि सपोर्टर्स उसके बढ़ते ही जा रहे थे। मुझे आप बिल्कुल भी वैसे नहीं लगते जैसा उस लड़की ने कहा। मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, रहम दिल, हमदर्द और नर्म मिजाज। महविश ने दिल से उसकी तारीफ की। अगर तो वो जान लेती कि सामने बैठे शख्स में एक भी वो खासियत नहीं जो उसने बताई हैं, तो यकीनन अपने मुंह पर 2 थप्पड़ लगाती। उसकी बात सुनते जुज़लान का दिल कहकहा लगाने को चाह। वो कितना गलत सोचती थी उसके बारे में, वो उसे कितना अच्छा इंसान समझती थी, मगर जुज़लान तो अच्छे का अलिफ भी नहीं था। चलो तुम छोड़ो ये सब बातें, तुम्हारी नज़र में मैं अच्छा हूँ यही काफ़ी है मेरे लिए। जुज़लान ने पहला पत्ता फेंकते हुए हल्के से टेबल पर रखा उसका हाथ थपथपाया, जिस पर पहले तो महविश चौंकी, फिर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका गई। वैसे सच कहूँ, जब पहली बार तुम्हें वहाँ सड़क पर खड़े देखा था तभी तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सादा से हुलिये में तुम इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। जुज़लान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते गंभीर लहजे में पहला तीर चलाया, जो महविश के शर्मीले तासुरात से इस बात पर वाज़े कर गया था कि तीर निशाने पर लगा। जुज़लान ने पास रखे बॉक्स से डायमंड की रिंग निकाली और उसकी उंगली में पहना दी। कैसी लगी? उसने महविश का हाथ छोड़ते हुए पूछा, जबकि महविश हैरत से उस चमकते हुए हीरे को देख रही थी। बहुत अच्छी। वो हीरे पर उंगली फेरते खुशी से बोली थी। अब कुछ खा लेते हैं, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ऑर्डर आते ही जुज़लान ने उसका ध्यान खाने की जानिब दिलवाया तो वो मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती अपने खाने की तरफ मुतवज्जो हुई। महविश के चेहरे से उसकी खुशी का अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता था, जिसे देखकर जुज़लान दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। अब उसे अपनी मंजिल काफ़ी करीब लग रही थी। नवाल नूर बेगम धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलती अंदर आई तो वो औंधे मुँह लेटी थी। नवाल, तुम्हारे बाबा ने कहा है आज रात तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे, तो तैयार रहना। नूर बेगम दरवाजे पर खड़े ही बोली, जिस पर नवाल एक झटके से सीधी होती, आंखों में ढेरों आंसू और बेयकीनी लिए उन्हें देख गई। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेज देती हूँ। तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया है। तुमने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, सिर्फ पहले कुछ खा लो, उसके बाद तैयार हो जाना। नूर बेगम उससे नज़रें चुराती कमरे से निकल गई। वो जानती थी कि नवाल अभी शादी नहीं करना चाहती, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसके पीछे वजह क्या है, और ना ही उन्होंने कभी उससे पूछने की कोशिश की थी। उनके लिए सिर्फ नवाल की खुशी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट ज़रूरी थी। बाप भाई का प्यार तो उसे मिला नहीं था, मगर उन्होंने हमेशा नवाल को सीने से लगा के रखा था। वो उसे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती थी। उन्होंने हमेशा कोशिश की थी कि नवाल की आंखों में आंसू ना आए, मगर हर कोशिश कामयाब थोड़ी ही होती है। वो ये भी जानती थी। बचपन से ही उन्होंने नवाल को सबसे ज़्यादा प्यार किया था। उसे बाप भाई के प्यार की कमी महसूस ना हो, इसलिए हर वक्त उसके साथ भी रहती थी। मगर वो जानती थी कि इंसान को हर रिश्ते का प्यार चाहिए होता है। माँ चाहे अपनी औलाद को जितना भी प्यार कर ले, लेकिन बाप बाप होता है, उसके प्यार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत बार तो राब साहब से इस बारे में बात भी की थी कि वो भले नवाल को वक्त नहीं देते, भले वो उसकी किसी चीज़ का होश नहीं रखते, मगर जब नवाल प्यार से बाबा
पुकारती है तो एक बार ही सही उसकी तरफ प्यार से देख लें, प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दें। मगर तुर्राब साहब का तो जैसे खून ही सफेद हो गया था। उनके जाते ही नवाल ने फौरन तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकाला और हसाम को कॉल मिलाई। 2 बेल्स के बाद ही फ़ोन उठा लिया गया। हसाम, बाबा बाबा मेरी शादी कर रहे हैं, उन्होंने आज लड़के वालों को बुलाया। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी हसाम आपके बगैर, मैं नहीं कर पाऊंगी किसी और से शादी। नवाल हिचकियों के बीच बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल करती ज़ारो कतार रो दी। उसके रोने की आवाज़ सुनते हसाम का दिल डूबने लगा, जबकि उसकी शादी का सुनते उसका दिल मानो किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। नवाल तुम रो रही, मैं हूं ना, कुछ करता हूं मैं, तुम फिक्र मत करो, बस मुझे ये बताओ कौन लोग हैं जो आज तुम्हें देखने आने वाले हैं। हसाम परेशानी से बालों में हाथ फेरते इस्तफसार करने लगा। मुझे नहीं पता। वो अब तक रो रही थी। स्याल आंखों से तेज़ी से रवां था, आंसू तेज़ी से आंखों से रवां थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। हसाम उसे तसल्ली देकर फ़ोन बंद कर गया तो नवाल थोड़ी रिलैक्स होती आंसू पहुँच गई। 5 मिनट ही गुजरे थे जब उसका फ़ोन दोबारा बजा। हसाम की कॉल आते देख उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। कुछ हुआ? कॉल रिसीव करते ही उसने बेचैनी से पूछा था। नवाल मेरी बात गौर से सुनो, जैसा तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं वैसा ही करो, समझ गई? हसाम की बात सुनते नवाल चौंकी। मगर मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती, वो रुंधी आवाज़ में बोली। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें किसी के सामने नहीं जाना पड़ेगा, बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। हसाम के प्यार से कहने पर वो ऐसे हाँ में सर हिला गई जैसे वो उसे देख रहा। छोटी छोटी बातों पर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना यहाँ, सब संभाल लूँगा, तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। हसाम मुस्कुराते लहजे में बोला तो नवाल के लबों पर भी मुस्कान आई। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, उसने प्यार से कहा तो वो जी कहती कॉल काट गई। अब वो कदरे रिलैक्स हो गई थी। उसे हसाम पर पूरा यकीन था कि वो सब संभाल लेगा, इसलिए वो मुतमईन होती उठकर अलमारी की जानिब बढ़ गई। आखिर घर वालों के कहे के मुताबिक उसे तैयार भी तो होना था। रात के 11 बज गए थे मगर राइड अभी तक हवेली नहीं गया था। वो अपने सारे काम से फारिग होने के बाद अपने क्लिफ्टन वाले घर आ गया था। वो एक बहुत खूबसूरत घर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था मगर पूरे घर पर यहाँ के दीवारों पर भी सफ़ेद मार्बल लगा हुआ था। घर के चारों अतराफ में फूल पौधे लगे थे, खूबसूरत लॉन में हर तरह के फूल मौजूद थे। जबकि घर के बैक साइड पूल बना हुआ था, जिसके पास राइड बैठा एक हाथ में सिगरेट तो दूसरे हाथ में शराब का ग्लास पकड़े सामने टेबल पर रखे अपने फ़ोन पर नज़रें जमाए हुए था। वो कब से आयला को फ़ोन करना चाह रहा था मगर फिर साथ ये भी सोच रहा था कि कहीं उसे बुरा न लग जाए, मगर आज या कल उसे बात तो करना ही थी, इसलिए सिगरेट को 2 उंगलियों में फंसाए उसी हाथ से फ़ोन उठाता वो आयला का नंबर डायल करने लगा। जब से उसके पास नंबर आया था, जब ही आयला का नंबर देखते ही अपने जहन में उसने फिट कर लिया था। वो हमेशा से बहुत ज़हीन था, जिस भी चीज़ को देखता उसे सारी ज़िंदगी नहीं भूलता था। वो फ़ोन कान से लगाकर रिसीव होने का इंतज़ार करने लगा। कई कॉल्स जाने के बाद भी फ़ोन नहीं उठाया गया। उसने एक बार फिर कोशिश की तो अब की बार 3 बेल्स जाने के बाद फ़ोन उठा लिया गया था। अस्सलामुअलैकुम जी, कौन बात कर रहा है? कॉल रिसीव होते ही नर्म सी मीठी आवाज़ सुनाई दी, जिससे राइद के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। राइद खान, उसने गंभीर लहजे में अपना नाम बताया। किससे बात करनी है आपको? फिर उसी धीमे लहजे में पूछा गया। तुमसे। उसके लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। माजरत, हम आपको नहीं जानते, लगता है आपने गलत नंबर मिलाया। बिल्कुल ठीक है मिस आइला। उसने आइला पर जोर दिया तो फ़ोन की दूसरी जानिब आइला चौंकी। आप हमारा नाम कैसे जानते हैं? स्पीकर से उसकी हैरत ज़दा आवाज़ आई। तुम्हारा नाम क्या? मैं तो तुम्हारे पूरे ख़ानदान को जानता हूँ। खैर ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, मगर उससे पहले मुझे तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है। जब उसे अपनी उंगलियों पर जलन का एहसास हुआ तो उसने हाथ में पकड़ी सिगरेट की जानिब देखा जो जल जल कर ख़त्म हो चुकी थी। बाएं हाथ में पकड़े शराब के गिलास को मुंह से लगाते वो एक ही सांस में खाली करके टेबल पर रखता। फ़ोन बाएं हाथ में पकड़कर कान से लगा गया। माफ़ कीजिए, हम अनजान लोगों से बात नहीं करते, आइला थोड़े सख्त लहजे में बोली तो राइद ने ओ की शेप में होंठों को गोल किया। उसी अजनबियत को तो ख़त्म करने के लिए फ़ोन किया है। उंगलियों में फंसी सिगरेट फेंकते अपनी उंगलियों को देखने लगा, जहाँ हल्की हल्की सी अब सुर्खी नज़र आ रही थी। क्या मतलब? वो यकीनन उलझी थी। यकीनन तुम मुझे भूल गई होगी, मगर तुम्हारी नकाब से झलकती सुरमई आंखों ने मुझे बेचैन कर दिया है। तुम्हारा चेहरा देखे बगैर ही सिर्फ एक नज़र में ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे, वो गंभीर लहजे में कहता आइला को गुस्सा दिला गया।
دیکھیں مسٹر، آپ جو بھی ہیں، ہمیں آپ کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے لڑکے سارے ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ محبت کوئی نہیں ہے آپ کو۔ آپ کو تو اتنی ہی محبت ہوتی نا تو رات کے سناٹے اور اندھیرے میں فون کر کے شادی کی بات نہ کرتے، بلکہ دن کے اجالے میں عزت سے اپنے والدین کو ہمارا ہاتھ مانگنے کے لیے بھیجتے۔ اور ہاں، آخری بات، خبردار جو آج کے بعد ہمیں دوبارہ فون بھی کیا تو ہم ویسی لڑکی نہیں جو آپ جیسے لڑکوں کی دو چار محبت سے کی گئی باتوں پر یقین کر لیں۔ مہربانی کر کے دوبارہ فون کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ وہ سختی سے کہتی فون بند کر گئی۔ فون بند ہوتے ہی راہید نے کان سے فون ہٹا کر مسکراتے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ آج تک اس سے کسی نے سختی سے بات نہیں کی تھی، مگر آج آئلہ کا سخت لہجہ سن کر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ ایک اچھی اور شریف لڑکی تھی جو آج کل کی لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی۔ چند منٹوں میں ہی وہ ایک فیصلے پر پہنچتا، ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔